नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के संवादों की। उनके नाटक में जो संवाद प्रयुक्त किए गए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, संवाद किसी भी नाटक का प्राण तत्व होता है। नाटक के जो 7 तत्व माने गए हैं उसमें संवाद योजना का नाटक में बहुत महत्व होता है। नाटक का जो कथ्य है, भाव, विचार, संवेदना, अनुभूतियाँ और यहाँ तक कि वातावरण की जो स्थितियाँ हैं उनकी भी वास्तविक अभिव्यक्ति नाटक में संवादों के माध्यम से ही संभव हो पाती है। कथानक की योजना, उसका मध्य, अंत आदि विभिन्न स्थितियाँ संवाद के द्वारा ही नाटक में संभव हुआ करती है। जहाँ तक बात है मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के संवादों की, तो बच्चों, जैसे ही इस नाटक का प्रथम दृश्य सामने आता है तो हमें इसकी कथा स्पष्ट समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ते हैं वैसे ही वैसे कथा स्पष्ट होने लगती है। इस नाटक की भाषा अपनी तल्खी और अपने टोन के कारण बहुत चर्चित हुई है। संबंधों का बिखराव अभिव्यक्त करने के लिए संवाद भी उसी तरह के प्रयुक्त हुए हैं। सभी संवाद एकदम स्वच्छंद, मुक्त और स्वाभाविक प्रयोग में लाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन राकेश का जो प्रस्तुत नाटक है उसके संवाद इसके बावजूद सरस, सुगम और स्वाभाविक है। आधे अधूरे के संवाद मौलिक है, सांकेतिक है, व्यंग्य प्रधान है। चूँकि नाटक के चरित्र और घटनाएं आक्रामकता लिए हुए हैं, इसीलिए नाटक की भाषा और उसके संवादों में भी आक्रामकता हमें दिखाई देती है। आक्रोश इस नाटक का प्राण तत्व है जो संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। जैसे एक जगह पर ये सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ नहीं समझते मुझे, फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घुरघुरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। इस तरह के व्यंग्य भरे संवाद नाटक की अर्थवत्ता को बढ़ा देते हैं। आलोचक इस नाटक के संवादों को बड़ा महत्व देते हैं क्योंकि इस नाटक में छोटे और बड़े सभी प्रकार के संवादों का प्रयोग किया गया है। सभी संवाद सशक्त है और कुछ संवाद तो एक दो शब्दों के सहारे ही खड़े हैं, लेकिन उसमें भी प्रभावशीलता है। जैसे बिन्नी और अशोक का ये संवाद देखिए। लड़का: हा हा। बड़ी लड़की: यह किस बात पर? लड़का: एक्टिंग देखा? किसका? मेरा। तो क्या तू उल्लू बना रहा था उसे? बड़ी लड़की: पता नहीं असल में कौन उल्लू बन रहा था। तो इस तरह से संवाद छोटे हैं लेकिन उनके प्रभाव में, उनकी अभिव्यंजना में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वो बड़े पैने हैं। पात्रों की गति संवादों की गति से अधिक महत्व इस नाटक में दिया गया है। सिंघानिया और जुनेजा को अगर हम छोड़ दें तो
सभी जो पात्र हैं नाटक के, वो और उनके संवाद नाटक को गति प्रदान करते हैं। वातावरण में अनुकूलता स्थापित करने में भी आधे अधूरे के संवाद और उनकी भूमिका निर्विवाद है। सभी पात्र अपनी उम्र के हिसाब से और अपनी प्रकृति, अपने नेचर के हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही मोहन राकेश ने अपने नाटक के संवादों को पात्रों के मनोभावों से भी जोड़ा है। इनके जो संवाद हैं उनमें भावों की पूर्णता है, अर्थ की गहराई है और साथ ही साथ पात्रानुकूल भी हैं। मोहन राकेश के संवाद में निरर्थक प्रसंग, अर्थहीन शब्द, वाक्य के गठन की शिथिलता, अस्पष्टता हमें कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वे कथा विकास से, उसके चरित्र से जुड़े हुए हैं। बच्चों, इस नाटक के संवाद योजना की एक और विशेषता, विशिष्ट गुण है जो हमें दिखाई देता है, उसे हम कह सकते हैं कि संवाद योजना का मौन रूप। अनेक स्थानों पर पात्र संवाद बोलते बोलते अचानक से रुक जाते हैं। यह जो विशेषता है वो मोहन राकेश के इस नाटक को संवादों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट बना देती है। पात्र एकाएक निशब्द होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं या इधर उधर की कुछ व्यर्थ सी क्रियाएं करने लगते हैं, पर यह मौन और व्यर्थ की क्रियाएं ही संवाद के शब्दों से कहीं ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। सारा नाटक शुरू से लेकर अंत तक तनाव एवं आंतरिक घुटन की स्थितियों में घटित होता है और संवाद योजना का ये मौन रूप वास्तव में तनाव और घुटन से पूर्ण क्षणों को बहुत ही प्रभावी तरीके से मूक स्वर प्रदान करता है। तो बच्चों, इस प्रकार संवादों की शाब्दिक और सांकेतिक योजना के बीच आने वाले ये जो मौन संवाद हैं, ये जो निशब्द संवाद हैं, वो बहुत ही विशिष्ट बना देते हैं मोहन राकेश के इस नाटक को। संवादों में स्तरीय भिन्नता रहते हुए भी समग्र अनुभूति में कहीं भी किसी प्रकार की भी बाधा नहीं पड़ती है। यह एक और विशेषता है आधे अधूरे नाटक के संवादों के। बहुत सारे उदाहरण हमें इस नाटक के संवादों में दिखते हैं। इन सारी विशेषताओं के आप उदाहरण वहाँ से ले सकते हैं। आधे अधूरे नाटक में सूक्ष्म मनोभावों का सामंजस्य संवादों को जड़ता और स्थूल प्रभाव से मुक्त करके उसे नई चेतना प्रदान करता है। इसीलिए इस नाटक के जो संवाद हैं वो सुघड़ हैं। उनमें सांकेतिकता है, प्रतीकात्मकता है और साथ ही साथ बिंब योजना का निर्वाह भी होता है। इस नाटक को व्यावहारिक एवं आधुनिक परिवेश की लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया गया है इस नाटक में। इसीलिए संवादों में भी वही सारी विशेषताएं दृष्टिगत होती है। मोहन राकेश के अधिकांश जो संवाद हैं इस नाटक के, वो सीधे सरल नहीं होकर थोड़ा से वक्रता उसमें प्रस्तुत की गई है, क्योंकि नाटक का कथानक ही कुछ ऐसा है। इस नाटक के संवाद और परिवेश एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। दोनों का क्रम एक साथ परिचालित होता है। नाटक के संवाद नाटक को गति देते हैं और इसके साथ ही इसके जो पात्र हैं उनके चरित्रों के उद्घाटन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बच्चों, यही कारण है कि यह नाटक अंकों में विभक्त नहीं होने पर भी मात्र संवादों के बल पर धारा प्रवाह रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। इस नाटक के संवाद सहज और स्वाभाविक है, वस्तु के विकास को गति देने वाले हैं, कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं, पात्रों के अंतर्बाह्य
व्यक्तित्व को साकार करने वाले हैं, संप्रेषणीय हैं। इस तरह से बहुत सारे विशेषताएं आधे अधूरे नाटक के संवादों में हमें दिखाई देती है। आप यह सारे जो व्याख्यान आप सुनते हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और शीर्षक बना कर के नोट कर लें। उदाहरण मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उदाहरण संवादों के बहुत बड़े बड़े हैं और अगर उसका भी उल्लेख करूँगी तो व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। आप संवादों की जो विशेषताएं शीर्षक रूप में मैंने बताई है और जिनकी व्याख्या मैंने की है, जिनकी विवेचना मैंने की है, उसके अनुकूल उदाहरण आप नाटक से ले लें और उसे लिख लें। धन्यवाद।